नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ईश्वर पेटलीकर जी की कहानी माँ का दिल। जब भी लोग अमृत काकी को यह सलाह देते कि मंगू को पागलखाने भेज दो, तो उनकी आंखें भर आती और सबको वे एक ही जवाब देती, माँ होकर मैं अगर उसकी देखभाल ना कर सकूं, तो अस्पताल वालों के दिल में प्यार कैसे उमड़ेगा। यह तो लूले मवेशी को कांची हाउस में छोड़ने वाली बात होगी। अमृत काकी की यह जिद जान लेने के बाद अब उनके आगे कोई यह विषय नहीं छेड़ता था। जन्म से ही पागल और गूंगी बेटी की वे जिस तरह परवरिश कर रही थी और जिस लाड़ प्यार से उसे रख रही थी, यह देखकर लोग उनकी प्रशंसा भी करते थे। ऐसी पागल लड़की को तो केवल अमृत काकी पाल पोस सकती है। किसी और के घर में होती तो लड़की कभी की मर खप चुकी होती, और जिंदा होती तो भी उसका शरीर ऐसा हृष्ट पुष्ट कभी नहीं होता। मंगू के अलावा अमृत काकी की 3 और संतानें थीं, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटे पढ़ लिख कर शहर में अपने कारोबार में जुट गए थे और बेटी ब्याहने के बाद ससुराल चली गई थी। लेकिन अमृत काकी का मातृत्व मंगू पर ही केंद्रित था, मानो अपनी उन 3 संतानों को वे भूल ही गई थी। छुट्टियों में बेटे घर आते तो उनका घर पौत्र पौत्रियों से गूंज उठता। फिर भी अमृत काकी दादी होने के नाते उन बच्चों पर वारी वारी नहीं जाती थी। उन बच्चों को वे शायद ही गोद में लेती या उनके साथ खेलती या उन्हें दुलारती थी। माँ के व्यवहार को बेटे नजरअंदाज करते थे, पर बहुएं मन ही मन कुढ़ती थी। दोनों बहुओं की अपने पतियों के आगे एक ही शिकायत लगी रहती थी, बेटों के बच्चे उनकी आंखों को तनिक भी नहीं सुहाते और पागल बेटी को छाती से अलग नहीं करती। मातृत्व की भावना में बहकर बहुएं अमृत काकी को अन्यायपूर्ण दृष्टि से देखती थीं। बस इतना ही। वैसे बेटी तो माँ को साफ साफ सुना देती थी, हद से ज्यादा लाड़ प्यार करके तुमने मंगू को और पागल बना दिया है। अगर आदत डाली जाए तो टट्टी पेशाब कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं, इसका पता जानवर को भी चल जाता है। यह तो 12 साल की छोरी है, चाहे कितनी ही पागल हो, सिखाया जाए तो क्या इतनी भी सुध नहीं आएगी। यह गूंगी है, पर बहरी तो नहीं है कि हमारी बात कानों में ही नहीं पड़ेगी। गलती करने पर 2 चांटे लगा दें तो बराबर ख्याल रखेगी। बेटी कुछ और कहे, इसके पहले अमृत काकी की आंखें डबडबा आती। बेटी का भी दिल भर आता, लेकिन दिल कड़ा करके वे गले से उठ रही सिसक को रोक लेती। तुम समझ रही हो कि मंगू को तुम लाड़ कर सुख दे रही हो, लेकिन याद रहे तुम ही उसकी असली दुश्मन हो। तुम सदा के लिए तो जीती नहीं रहोगी। भाभीियों से उसका पाला पड़ेगा, तब उसके टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा, और तब मंगू के दुख की भी कोई सीमा नहीं रहेगी। फिर कुछ रुक कर वह धीमे स्वर में कहती, वह कहावत गलत नहीं है कि पराई माँ ही बेटी के कान बीन सकती है। अस्पताल में रहने से वह चाहे ठीक ना हो, लेकिन टट्टी पेशाब और कपड़ों की सुध आ जाए तो भी गनीमत है। भाइयों के घरों में भगवान ने धन धान्य काफी दिया है, और भाभियां भी कुछ ऐसी गिरी हुई नहीं है कि 2 जून का खाना भी ना दे। अमृत काकी अस्पताल को कांची हाउस समझती थी। तब गैर लोग जो नहीं कह पाते, वह बेटी कह देती थी। अस्पताल चाहे कांजी हाउस ही क्यों ना हो, और मान लो कि मंगू वहां मर गई, उसे छुटकारा तो मिल जाएगा। मंगू की मौत को अमृत काकी भी छुटकारा समझती थी, अगर मौत सहज आ जाती। लेकिन लापरवाही से जानबूझकर उसे मौत के मुंह में धकेल देने की बात सोचना भी उनके लिए असहनीय था। रिश्ता निभाने में लाख तकलीफें हों, दुख मिले, मुसीबतों का सामना हो, तभी रिश्ता सच्चा कहलाता है। बेटे अच्छा कमा लेते हों, बेटी ससुराल में सुख चैन से रहती हो, और मैं उनके लिए माँ होने का दावा करती रहूं, इसका कोई मतलब नहीं है। मंगू के लिए मैं सच्ची माँ बनी रहूं, तभी तो मेरा लहू का रिश्ता सच्चा ठहरेगा। बेटी या बेटों के कहने पर अमृत काकी मंगू को अस्पताल में भेजकर मौत के खुले जबड़ों में फेंकने को राजी नहीं थी। बेटे अपनी माँ के मन के भावों को समझ गए थे। वे कभी ऐसी बात नहीं करते थे। वैसे उपचार से भी कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि 3 गोरे विशेषज्ञ डॉक्टरों ने एकमत होकर यही निदान किया था कि मंगू कभी भी ठीक नहीं होगी। हाँ, बेटों का ऐसा ख्याल जरूर था कि पेशेवर नर्स या डॉक्टर की देखभाल में चंद आदतें डालने पर शायद उसे टट्टी पेशाब की सुध आ जाए। लेकिन घर पर ऐसा प्रबंध करना संभव नहीं था, इसलिए वे मौन ही रहते।
अमृत काकी अपने तय जो कुछ भी संभव था इलाज करती रही। इलाज सुझाने वाले बिना बुलाए घर आ जाते थे। शिलाजीत या हींग बेचने वाले मंगू पागल है यह जानकर उसके इलाज का दावा करते थे। अमृत काकी सोचती 1000 उपाय आजमाएंगे तब शायद एक काम आएगा। इसलिए औरों को उल जुलूल लगने वाली बातें वे बड़े ध्यान से सुनती और विश्वास के साथ उन पर अमल भी करती थी। ज्योतिषी और ओझा भी कभी उनकी सहायता करने आ जाते थे। एक ज्योतिषी ने बताया कि अगले महीने में मंगू के ग्रह बदल रहे हैं और वह जरूर ठीक हो जाएगी। तब से अमृत काकी माघ महीने को अपने आराध्य देव के समान समझने लगी थी। माघ लगते ही मंगू 14 साल की होने वाली थी, इसलिए किसी अबोध कन्या की तरह अमृत काकी कल्पना में बह जाती। 14 पार करके ही काकी ब्याही गई थी। मंगू अगर ठीक होती तो उसका भी विवाह तय हो जाता। माघ में वह सयानी हो जाती है तो मरा यह रूप भी ऐसा है कि उसे देखते ही कोई भी लड़का हाँ भर देगा। और मानो मंगू ठीक हो गई हो, ऐसे वे उसके ब्याह की योजना बनाने लग जाती। कामों के ब्याह के समय घर के हालात आज की तरह अच्छे नहीं थे। दोनों भाइयों ने शहर में ढेरों धर्म कमाए हैं, पानी की तरह रुपए खर्च करते हैं। मंगू के विवाह में मैं क्यों कोई कसर छोड़ूंगी। एक बार मंगू सही ढंग से मोरी पर पेशाब करने बैठी तो अमृत काकी की खुशी का ठिकाना न रहा। कितने ही दिनों तक सबके आगे एक ही बात दोहराती रही, ज्योतिषी की बात सही निकलेगी। पहली बार आज मेरी मंगू अपने आप मोरी पर पेशाब करने बैठी है। सुनने वालों के लिए इस बात पर भरोसा करना मुश्किल था, क्योंकि तभी मंगू पेशाब करके गीली मिट्टी पांव की उंगलियों से कुरेद रही थी। अमृत काकी का उस ओर ध्यान जाने पर मानो सेहतमंद बेटी को सीख दे रही हूँ। ऐसे वह धीरे से बोली, मंगू यूं गंदा नहीं करते हैं बेटी। मंगू पर कभी कोई धुन सवार हो जाए तो उन्हें बतियाने को एक नया विषय मिल जाता था। बिल्कुल सयानी लड़की की तरह, जैसा मैंने कहा वैसे ही रुक गई। इस प्रकार अमृत काकी का माघ महीना आ गया। फिर भी मंगू ठीक नहीं हुई, लेकिन शहर के स्कूल में पढ़ रही गांव की एक लड़की कुसुम पागल हो गई। मंगू की तरह उसे भी टट्टी पेशाब की सुध न रही। अमृत काकी को इससे दुख तो हुआ, मगर साथ ही उन्हें संतोष भी हुआ कि बिल्कुल सयानी लड़की पागल हो जाने पर अपनी सुध खो दे। तब जन्म से पागल मंगू को ऐसी सुध ना रहे, इसमें हैरानी कैसी। कुसुम को अस्पताल में रखने का तय हुआ। तब अमृत काकी को बुरा लगा। उसकी माँ अगर जिंदा होती तो उसे अस्पताल में ना भेजती। बिन माँ के जग सुना, यह गलत नहीं है। अपनी आंखें मूंद जाने पर मंगू को भी उसके भाई अस्पताल में भेज देंगे, यह सोचते हुए वे सिहर उठी। पहले महीने के अंत तक समाचार मिले कि कुसुम को फायदा हो रहा है। पहले उसे बांध कर रखना पड़ता था, पर अब वह आजाद घूमती है और बिल्कुल उधम नहीं मचाती। टट्टी पेशाब का भी पूरा ख्याल रखती है। डॉक्टर की राय है कि दूसरे महीने तक वह ठीक हो जाएगी। जिंदगी में पहली बार अमृत काकी ने अस्पताल के सुझाव का विरोध नहीं किया। वे चुपचाप लोगों की सलाह सुनती रही। अगले दिन उन्होंने कुसुम को अपने घर बुलवाया। उसे पास बैठाकर अस्पताल के बारे में पूछताछ की। माँ अगर प्यार से देखभाल ना कर सके तो डॉक्टर या नर्स से यह काम नहीं हो सकता। यह बात जो उनके मन में कील की तरह बैठी थी, कुसुम की बातों से निकल गई। कभी कोई पागल मरीज डॉक्टर या नर्स को जूता फटकारे तो भी उन्हें गुस्सा नहीं आता है और वे उन पागलों को सजा नहीं देते हैं। यह जानकर अमृत काकी को अस्पताल वाले सुझाव पर कुछ यकीन होने लगा। उनके मन में एक नई आशा जागी। अस्पताल जाकर ही अच्छा होना शायद मंगू के नसीब में हो। इतने इलाज आजमाए, एक और सही। अगर वह ठीक नहीं होती है तो क्या उसे वापस नहीं ला सकते। आखिर अमृत काकी ने मंगू को अस्पताल में भेजने का निर्णय ले ही लिया। इस विषय में बड़े बेटे को एक पत्र भी लिखवाया, वह फौरन आ जाए। फिर भी जब से निर्णय लिया था, उनके मन पर एक बोझ सा लद गया था। अस्पताल वाली बात पर उन्हें जो भरोसा हो गया था, वह केवल एक इत्तेफाक था। वैसे गहराई में उन्हें कोई और ही कारण झांकता हुआ दिखाई दे रहा था। मंगू बड़ी होती जा रही थी और वे स्वयं बुढ़ापे की ओर बढ़ रही थी। बहुएं मंगू को नहीं संभालेंगी, यह बात उनके ध्यान में आ गई थी, क्योंकि एक भी बहू ने अब तक उन्हें अपने साथ रहने को नहीं कहा था। आजकल के बेटे जोरू के गुलाम होते हैं, यह उन्होंने घर घर में देखा था।
इसीलिए अपनी कोख के बेटों से उन्हें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी। इस हालत में अगर मंगू पर भगवान की कृपा हो जाए और वह ठीक हो जाए, या ठीक ना हो तब भी अगर अस्पताल में मन लग जाए, तो अंतकाल में अपने मन को एक तरह से तसल्ली होगी कि पराया ही सही, पर मंगू को देखने वाला कोई तो है। इन विचारों के बहाव के साथ अमृत काकी की आंखों से इतना पानी बहता था कि उनका तकिया गीला हो जाता। उनके दिल से पुकार उठती, कितने भी बहाने बनाओ, सच तो यह है कि आप भी बेटी से थक चुकी हैं। अमृत काकी नींद में चौंक जाती, क्या मैं थक चुकी हूं? और भीतर से गूंज उठती, एक बार नहीं 1000 बार। अमृत काकी ने सोचा कि बेटे को पत्र भेजने में उन्होंने बड़ी गलती की है। ऐसी क्या जल्दी थी कि जाड़े की सर्दी में मंगू को अस्पताल में धकेल दिया जाए। रात में कितनी बार मैं उसे कंबल ओढ़ाती हूँ, अस्पताल में कौन ऐसी सेवा करेगा। गर्मियों में भेजने का सोचा होता तो बेहतर था, लेकिन पत्र मिलते ही बेटा आ पहुंचा। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मजिस्ट्रेट का हुक्म भी प्राप्त कर लिया। हफ्ते भर में मंगू को ले जाने का समय आ पहुंचा। अमृत काकी को यकीन हो गया कि बेटा अपनी पागल बहन को अस्पताल में डालकर अपना बोझ हल्का करना चाहता है। ऐसा ना होता तो पत्र मिलते ही क्यों दौड़ा आता। तत्काल सिफारिश कर डॉक्टर और मजिस्ट्रेट से दाखिला क्यों तय करवा लेता। वे चाहती थी कि मंगू को अभी नहीं, गर्मियों में भेजा जाए, लेकिन बेटे के आगे यह कहने का साहस नहीं हो रहा था। मुश्किल से वह छुट्टी लेकर आया था और सारे काम निपटा लिए थे। अब मैं मना करने लगी तो वह क्या सोचेगा। मंगू को छोड़ने जाना था। उस रात माँ को बिल्कुल नींद नहीं आई। सवेरे यह भी सोचा कि वह खुद साथ ना चले तो ठीक रहेगा। अस्पताल वाले बेटी को उनसे अलग कर देंगे, यह उनसे नहीं सहा जाएगा। लेकिन अस्पताल में कैसी सुविधाएं हैं वे खुद देख न लें, तब तक उन्हें चैन भी नहीं मिलने वाला था। मजबूर होकर जाने के लिए तैयार तो हुई, लेकिन जब बेटा मंगू को लेकर घर से बाहर निकलने को हुआ, तब उनके सिर पर जैसे ब्रह्मांडा गिरा। आंखों से जार जार आंसू बहने लगे। नजर मंगू पर जमी हुई थी, वहां से हटती ही नहीं थी। मंगू उसे पहनाए गए नए कपड़ों को टकटकी बांध देख रही थी, मानो बेहद खुश हो। ऐसे अमृत काकी की ओर देखकर वह हंस भी दी। अमृत काकी का कलेजा फट गया। मवेशी को भी जब खूंटे से छोड़कर कहीं और ले जाया जाता है, तो वह नए मालिक के घर जाने में हिचकिचाता है। मंगू को उतनी भी सुध नहीं थी। इसका प्रत्यक्ष अनुभव होते ही अमृत काकी अंदर ही अंदर फपक पड़ी। उनका जी कलपने लगा। अबोध बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं है। खुद उसकी माँ भी उसकी नहीं रही थी। बेटे का दिल भी भर आया। माँ से आंखें मिलाने जितनी स्वस्थता उसमें नहीं बची थी। जितना विलंब हो रहा था, उतना ही ट्रेन पकड़ने का समय पास आ रहा था। बाहर बैलगाड़ी के साथ जाते हुए बैल चलने के लिए अधीर हो रहे थे। बेटे ने माँ की ओर देखे बिना कहा, देर हो रही है, अब चलना चाहिए, और चौक से बाहर निकलते हुए अपनी धोती के छोर से आंखें पोंछ ली। एक पड़ोसन मंगू का हाथ थामकर उसे आगे ले चली। अन्य स्त्रियों ने अमृत काकी को सहारा दिया। आखिर कड़वा घूंट हलक से उतार घुटनों पर हाथ टेकते हुए वे खड़ी हुई। दो लोगों ने सहायता की, तभी वे बैलगाड़ी पर चढ़ पाई। मंगू पागल है इस बात का पता चला तो ट्रेन में बैठे लोगों को चर्चा का एक विषय मिल गया। ऐसी संपन्न घर की बेटी को अस्पताल में डालो तो महीने भर में सूख कर कांटा हो जाए। वहां तो जानवर की तरह दो टुकड़े डाले जाते हैं बस। दूसरा बोला, हमारे गांव की एक बुढ़िया को उसके बेटे 5 साल हुए वहां छोड़ आए हैं, पर कोई फायदा नहीं हुआ। गांव से कोई उससे मिलने जाए तो वह रोने लगती है और पांव पकड़कर कहती है कि उसे वहां से ले जाएं। आजकल के बेटे जो ठहरे उसे वापस लेकर ही नहीं आते हैं। तीसरा, ऐसे बेटों का होना ना होना दोनों बराबर है। दूसरा, बेटे वैसे तो भले हैं, लेकिन आजकल की बहुएं कौन नहीं जानता, सिर्फ सज धज कर घूमना फिरना जानती हैं। इसीलिए घर में कोई गैर जरूरी शख्स तो वह उन्हें नहीं सुहाता। पहला, क्या इस छोरी की मां नहीं है? अमृत काकी के लिए यह प्रहार कड़ा था। आंखों में आंसू आ गए, गला भर्रा गया, मारे शर्म के सिर झुक गया। साथ ही उनका मां होने का सच अनायास जाहिर हो गया। मैया रे, मां होकर आप इसे कुएं में डाल रही हैं, तब अस्पताल वालों से शिकायत कैसी?
अमृत काकी अगर अकेली होती तो दूसरी ट्रेन से मंगू को लेकर घर लौट आती, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था। इसलिए भारी कदमों और भारी दिल से वे अस्पताल में दाखिल हुई। मुलाकात का समय था। बीच के कमरे में मरीज और उनके रिश्तेदार अलग अलग बैठे हुए थे। अपनों द्वारा घर से लाई गई चीजें वे खा रहे थे। कोई फल भी खा रहा था। एक पागल पति को उसकी पत्नी घर और बच्चों के बारे में बता रही थी। एक पागल पत्नी उससे मिलने आए हुए पति से चिपक गई थी और वार्ड में खड़ी हुई नर्सों की ओर बताकर शिकायत कर रही थी कि ये लोग उसे अच्छे कपड़े पहनने नहीं देते, अच्छा खाना नहीं देते, बालों में लगाने को तो तेल भी नहीं देते हैं। उस वक्त अमृत काकी नर्सों को देख रही थी। उस औरत की नर्स हंसकर बोली, अब तुम्हें सब दूंगी। तुम्हारे पति तोशा लाए हैं, पहले उसे खा लो। वह पागल औरत तुनक कर बोली, अभी मैंने दांत नहीं मांजे, मुंह नहीं धोया है। अमृत काकी ने देखा कि उसका चेहरा धुला हुआ था। फिर भी तनिक भी गुस्सा किए बिना नर्स पानी का लोटा ले आई और उसका मुंह नैपकिन से पोंछ दिया। अमृत काकी को तसल्ली हुई, इन लोगों के दिल में कम से कम दया तो है। डॉक्टर और स्त्रियों के वार्ड में मैट्रन आ पहुंची। अमृत काकी के बेटे ने मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र दिखाया। माँ की तसल्ली के लिए वह सुन पाए ऐसी आवाज में मंगू को इलाज से पहले अच्छी तरह जांचने के लिए कहा। मैट्रन ने बताया, इस विषय में आप कोई चिंता ना करें। अमृत काकी बीच में बोली, बहन, चिंता इसलिए हो रही है कि यह बिल्कुल पागल है। पास बैठकर कोई खिलाए नहीं तब तक यह खाना नहीं खाती। इतना कहते कहते उनकी आवाज टूट गई और वाक्य अधूरा रह गया। दूर खड़ी हुई नर्सें दौड़ी आईं। एक ने कहा, माई, आप फिक्र ना करें, हम उसे मुंह में कौर देकर खिलाएंगे। भर्राए स्वर में अमृत काकी आगे बोली, यही तो मुझे करना पड़ता है बहन। उसे टट्टी पेशाब की भी सुध नहीं है। रात में कपड़े खराब कर दे तो जरा देख लेना, वरना गीले में सोती रहेगी तो बीमार हो जाएगी। दूसरी नर्स बोली, रात में यहाँ 4-5 बार देख लिया जाता है। अमृत काकी बोली, रात में बत्ती जलती हो तो उसे नींद नहीं आती। ऐसे मरीजों को यहाँ नींद की टिकिया दी जाती है। और दूसरे खतरनाक मरीज उसे मारने ना लगे, जरा उसका भी ख्याल रखिएगा। खतरनाक मरीजों को अलग रखा जाता है। रात में सबको अलग अलग कमरों में सुलाया जाता है। मुलाकातियों से विदा लेते वक्त मरीजों को अंदर ले जाने भर के लिए दरवाजा थोड़ा सा खोला जाता था। इस मौके का लाभ उठाकर अमृत काकी ने 2-3 बार अंदर झांक लिया। 3-4 स्त्रियों को बिखरे बाल, मुड़े चुड़े लिबास में घूमते हुए उन्होंने देख लिया था। उनमें से एक उन्हें देखकर छाती पीटने लगी और सुर्ख दीदे ऐसे दिखाई कि अमृत काकी मारे डर के चौंक उठी। इसके बाद उन्होंने भीतर जाना चाहा। उन्होंने कहा, मंगू को जहां रखेंगे वह कमरा मुझे देखना है। मेट्रन ने बताया, किसी भी मुलाकाती को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। व्याकुल नजर से इस नई दुनिया को देख रही मंगू अमृत काकी की बगल में छिप गई। उसके सिर पर हाथ रखकर अमृत काकी हमेशा की तरह प्यार से बोली, बेटी। वह कुछ कहने जा रही थी कि उनकी आवाज बिखर गई, मानो किसी की मौत हो गई हो। वह फपक फपक कर रोने लगी। सारा अस्पताल गम में डूब गया। बेटे की आंखों से जार जार आंसू बह निकले। ऐसे रुदन के आदि बन चुके डॉक्टर, नर्सें और मेट्रन के दिल भी भर आए। दीवारें कांप उठी। किसी पागल के रिश्तेदार को उन्होंने भी इतना भावुक होते नहीं देखा था। एक नर्स ने अपना रुमाल हिलाकर मंगू का ध्यान आकर्षित किया। यह तुम्हें चाहिए क्या? उस रुमाल को पकड़ने के लिए माँ का पल्लू छोड़कर मंगू खड़ी हो गई। नर्स ने रुमाल मंगू को दिया और फिर वह बड़े ही मीठे स्वर में बोली, तुम मेरे साथ रहोगी ना बहन? मैं तुम्हें बढ़िया खाना दूंगी, नए नए कपड़े पहनाऊंगी। मंगू उसके चेहरे को ताकती रही। उसी क्षण का लाभ उठाकर वह बोली, चलो, सब देती हूँ, और मंगू का हाथ थामकर आगे बढ़ गई। वह दरवाजा आधा खुला और फिर मंगू को निगल गया। मंगू, मंगू, अमृत काकी इतना जोर से चीखी कि दिल कांप उठे। डॉक्टर ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, बूढ़ी माँ, और पास में खड़े अमृत काकी के बेटे की ओर संकेत करते हुए कहा, मुझे भी आप अपना बेटा समझिए। यकीन मानिए, बेटी को आप अस्पताल में नहीं बल्कि दूसरे बेटे के घर छोड़ रही हैं।
अधेड़ उम्र की मैट्रन, जो बचपन में बेवा होकर इस पेशे में आई थी, बोली, आज तक आप इसकी माँ थी, आज से मैं हूं। अमृत काकी सिसकते हुए बोली, उसे गूंगे जानवर जैसी भी सुध नहीं है। आज तक मैंने उसे कभी अपने से अलग नहीं किया है। कुसुम आपके अस्पताल में ठीक हो गई, इसीलिए दिल कड़ा करके। और उनका गला रूंध गया। मैट्रन, मंगू भी कुसुम की तरह चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। अमृत काकी की हिचकियां बंद हो गई। फिर भी उनकी नजर उस बंद दरवाजे को बींधती हुई जैसे मंगू पर ही गड़ी थी, मानो मंगू ने याद दिलाया हो। वह बोली, वह रूखी रोटी नहीं खाती है, उसे दूध में मसल कर देना, दूध ना हो तो दाल में। अमृत काकी की आंखों से आंखें मिलाने की शक्ति मानो गायब हो चुकी हो। ऐसे नजरें झुकाकर मैट्रन बोली, ठीक है। अमृत काकी, दही उसे बहुत पसंद है, रोज ना सही, कम से कम दूसरे तीसरे दिन जरूर देना। जो ऊपर का खर्च होगा वह हम देंगे, उसकी देखभाल करने वालों को भी खुश कर देंगे। अमृत काकी और उनका बेटा मंगू को छोड़कर अस्पताल से बाहर आए, तब दोनों के चेहरों पर शोक के काले बादल उतर आए थे। घोड़ा गाड़ी में बैठकर उन्होंने वहां से विदा ली। फिर ट्रेन में पांव रखते ही अमृत काकी को याद आ गया, सोने के लिए अस्पताल में खाट भी होगी या नहीं। मंगू को नीचे सोने की आदत नहीं है, वहां अगर खाट नहीं मिलेगी तो वह कैसे सो सकेगी। वह सोचने लगी, अगर अंदर जाने दिया होता तो यह सिफारिश करना भी वह नहीं भूलती। अमृत काकी को इतनी तसल्ली हो गई थी, अस्पताल के लोग दयालु और भले हैं। फिर भी किसी को अंदर नहीं जाने देते थे। अंदर जरूर कुछ ऐसा वैसा होगा जो मुलाकातियों को अखर जाए। अंदर नहीं जाने देने का नियम इसी कारण बनाया होगा। वह अध खुला दरवाजा भी इसी का समर्थन कर रहा था। प्रेत की तरह भटकती हुई डरावनी पागल स्त्रियां। अमृत काकी को अपने पास न देखकर मंगू मानो रो रही हो, ऐसा उन्हें धोखा हुआ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ट्रेन में करीब बैठी हुई स्त्रियां पूछताछ करने लगी, क्यों रो रही है माई, कोई मर गया है क्या। रात में 11:15 बजे घर आए, तब उनकी पड़ोसन जो उनके रिश्ते में लगती थी जाग रही थी। उसने उनके लिए भोजन तैयार रखा था, लेकिन दोनों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। किसी अजीज की मृत्यु का आघात अभी ताजा हो, तब जैसे कोई इसरार ना कर सके, वैसे ही वह पड़ोसन कुछ ज्यादा ना कह पाई। अमृत काकी के मन में तानपुरे की जैसे एक ही आवाज उठ रही थी, मंगू इस वक्त क्या कर रही होगी। हर पल यही ख्याल उसके दिल को बींधे जा रहा था, कितनी सर्दी है, मंगू को उड़ाया तो होगा ना, पेशाब कर दिया होगा तो उसके कपड़े और चादर तो बदली होगी ना। मानो मंगू उनका कहना सुन रही हो। वे बुदबुदाई, बेटी, बिछौने में पेशाब मत करना, हाँ, और चादर उड़ाई है, उसे उतार मत फेंकना। हमेशा वे मंगू से सोते वक्त यही कहती थी, पर मंगू ने इस पर कभी तवज्जो नहीं दी थी। रात में वह पेशाब कर देती तो अमृत काकी उसका लहंगा और बिछौना बदल देती थी। मंगू बालिग हो गई थी, फिर भी वह उसे अपने साथ सुलाती थी, ताकि वह पेशाब करे तो उन्हें पता चले और मंगू को गीले कपड़ों में सोते ना रहना पड़े। अमृत काकी को अब मंगू के बिना बिस्तर सूना लग रहा था। सोचा, मेरे साथ सोने की उसे आदत जो है, उसे अब नींद भी आती होगी क्या। उन्हें ऐसा भी लगा कि मंगू की बावरी आंखें उन्हें ढूंढ रही है। उन्होंने खाट की पाटी पर माथा पटका। माँ होकर भी मैं उसे अस्पताल में छोड़ आई। और बरबस वे सिसकने लगी। बाहर के कमरे में सोए हुए बेटे को भी नींद नहीं आ रही थी। माँ की तुलना में मंगू के प्रति उसे एक शतांश भी ममता नहीं थी। फिर भी छाती पर जैसे दुख के काले काले भयानक पत्थरों का बोझ आ पड़ा था। माँ की सिसकियों के साथ उसकी आंखों में भी आंसू बहने लगे। उसके दिल में अगर इतनी व्यथा है, तो माँ को तो जाने क्या क्या हो रहा होगा। व्यथा माँ के दिल को किस बेदर्दी से रौंद रही थी, इसका बेटे को अपने जीवन में पहली बार एहसास हुआ। उसके दिल से पुकार उठी, कैसे भी हो, माँ का यह दुख मिटाना चाहिए। बेटा होकर इतना भी अगर मैं ना कर सकूं, तो मेरा जीना धूल के बराबर है। उसने दिल से प्रतिज्ञा की, जब तक जिंदा रहूंगा मंगू की मैं अच्छी तरह देखभाल करूंगा। बहू अगर उसके टट्टी पेशाब साफ करने के लिए राजी नहीं होगी, तो मैं खुद यह काम करूंगा। इस निश्चय के साथ बेटे के दिल पर से बोझ हट गया। अमृत काकी अगर फिर से सिसकने लगती,
तो उसी पल जाकर उसने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बता दिया होता। मगर वह शांत लग रही थी। यही सोचकर उसने आंखें मूंद ली और उसे नींद लग गई। बड़े सवेरे चक्कियों और मथनियों की मधुर आवाजें गांव में गूंजने लगी। तब सारे गांव को बींधती हुई एक चीख अमृत काकी के मुंह से निकली। दौड़ो रे, मेरी मंगू को मार डाला रे। बेटा उछलकर खाट से खड़ा हो गया। पड़ोसी दौड़े हुए आए और दंग रह गए। अमृत काकी मंगू की जमात में जा बैठी थी। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।